बस्तर से रिपोर्टिंग करना और फिर वहां रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जहां जीना ही कठिन है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का, किसी भी आम आदमी का, वहां पर पत्रकारिता करना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये वाकई इसका एहसास किया जा सकता है अगर हम इसको सोचें। भारत में मीडिया के ऊपर हमला के बाद कैसे हम कहेंगे कि यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन असल कहानी तो वो पत्रकार लिखते हैं जो जीवन को जी रहे हैं, कठिनाइयों में जी रहे हैं और साथ में साथ समाज और जीवन के बारे में लिख भी रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था, इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो महानगरों की चुनौतियां पत्रकारिता की अलग हैं और जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी चुनौतियां अलग ढंग की हैं। बहुत कठिन वो चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्नलिज्म को मार डाला गया है, चाहे महानगरों में देखिए, चाहे नीचे की जो निचले स्तर की जमीन है वहां देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ एक साथी पत्रकार जिनका नाम मुकेश चंद्राकर था और वो बीजापुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से पत्रकारिता करते थे, उनकी पिछले दिनों हत्या हो गई, बल्कि हत्या कर दी गई और 1 जनवरी से वो मिसिंग थे। उनको याद करने के लिए और उनको न्याय मिले, इसके लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ये आज की सभा का मकसद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और जो लोग भी कभी बस्तर गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं और खासतौर पर बस्तर गए हैं और जिन्होंने बस्तर से रिपोर्टिंग की है, एक तो हम जैसे लोग हैं जो बस्तर जाते रहे हैं और वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन और कुछ ऐसे लोग हैं जो रायपुर में रह करके बस्तर से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और फिर कुछ ऐसे मुकेश जैसे लोग हैं जो बस्तर में रह करके बस्तर से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इन तीनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक पत्रकार के तौर पर और उससे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर खुद भी बस्तर कोई 10-15 साल से आता जाता रहा हूं और मैंने ये महसूस किया है कि बस्तर से रिपोर्टिंग करना और फिर वहां रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि मुकेश की जो हत्या है ये पहली हत्या नहीं है और मैं शायद ये भी कहना चाहूंगा कि ये आखिरी हत्या नहीं है। अगर इसको लेकर के अगर मुकेश को न्याय नहीं मिला तो ये सिलसिला जारी रह सकता है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मुकेश को न्याय मिले। और जिन लोगों ने मुकेश की हत्या सिर्फ एक, आप ये कह सकते हैं, नमूना है, क्योंकि उसकी जो हत्या हुई है और जिस वजह से हुई है वो असल सवाल है और वो उन मुद्दों पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, लिखते रहे, जिन पर आम तौर पर रिपोर्टिंग करना और लिखा नहीं जाता है। और तो वो एक चीज है, हमने लगातार देखा कि कैसे वहां की गिरफ्तारियां तो आम बात है, वहां लोगों को गिरफ्तार किया जाना, टारगेट किए जाना, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि देश के छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां लगातार स्थानीय पत्रकारों के तौर पर ये मांग उठती रही है कि अब पत्रकारों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाए। और बार बार सरकारें जो है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इसको लेकर के प्रॉमिस भी करती रही है। इनफैक्ट लास्ट जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक ड्राफ्ट भी आया था, लेकिन उस पर कोई आप देखेंगे कि किस तरह का किसी ने उसको कानून नहीं बनने दिया। तो ये भी है, और वहाँ के जो मानवाधिकार से, तो ये सारी चीजें हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिरी जी से कि वो आए और अपनी बात शुरू करें। मदर जी ने तो पूरा बताया, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये निश्चित तौर पे एक शोक का तो दिन है ही, साथ साथ मेरा मानना है कि इससे हम लोग को एक रिजॉल्व लेने का भी दिन है कि इस तरह का निष्पक्ष पत्रकारिता ऊपर ऐसे हमला होते रहेंगे। हम सिर्फ एक शोक सभा करेंगे,
इसी में हमको लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सब मिलके हमें सोचना चाहिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे सरकार को जो अकाउंटेबिलिटी पत्रकार के ऊपर, कारण भारत का जो संविधान है उसमें आप सबको पता ही है कि 19(1)(a) क्लॉज गिव्स अ राइट टू द पीपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसके जो संविधान का मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनका जो हत्या हुई है ये सिर्फ इनका व्यक्तिगत हत्या नहीं है, भारत का संविधान का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो धारा है उसका भी हत्या हुई है। हम बोलते हैं कि पत्रकारिता की जर्नलिज्म मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, फॉर्मली तो नहीं है लेकिन मानते हैं हम लोग। तो इसलिए अगर इसका इस देश में मीडिया सुरक्षा नहीं होगा, बाकी विश्व का उदाहरण आप सबको पता है कि जहां जहां हो रहा है कोई लोकतंत्र उसको नहीं कहा जा रहा है, जिस तरह का मीडिया के ऊपर हमला होता है। तो भारत में मीडिया के ऊपर हमला के बाद कैसे हम कहेंगे कि यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? इसलिए शर्म की बात है, भारत का मीडिया का जो जिसको कहा जाता है मीडिया फ्रीडम का इंडेक्स हर साल वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। और वो इस तरह का घटना में मुझे लग रहा है कि अगला साल जब इसका सर्वे आएगा शायद हम लोग और भी नीचे जाएंगे। इसी से रोकना है। बहुत सारे पत्रकार का निधन हुआ है, मैं तो इसलिए जिक्र करूंगा, जब याद आ रहा है हमने यहाँ पे सभा किया था गौरी लंकेश का जब हत्या हुई थी, आज तक उसको न्याय विचार नहीं मिला है। तो ये पत्रकार का हत्या होने के बाद कुछ सरकार कदम उठा रहा है, कुछ लोग को गिरफ्तार कर रहा है, पर उसी से ही काफी नहीं है। आगे इसे घटना ना हो इस तरह का कदम कैसे रखा जाए। हम चाहते हैं कि सरकार सबके साथ मिल के बात करके बैठ के सारे स्टेक होल्डर जो है, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ मिल के एक कंसेंसस बनाइए। पॉलिटिकल पार्टी भी इसको पहल करना चाहिए। हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा डॉक्यूमेंट दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज का दिन सिर्फ शोक में नहीं है, उनका जीवन तो हम याद करेंगे कैसे वो रहा था, कैसे पत्रकारिता किया है, लेकिन साथ साथ आगे क्या करना है इस बारे में आज ही हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खुद पिछले 6-7 सालों में ये देखा है कि कई सारे साथी जो वहाँ से नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते थे वो आज दूसरे काम करने पर मजबूर है। उन्हें पत्रकारिता छोड़ना पड़ा। उसमें से उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा और जेल से वापस आने के बाद वो चाहते थे कि पत्रकारिता फिर से वो कर पाएं, लेकिन वो नहीं कर पाए। 3 नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। एक तो सुमारू नाग एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने कभी वो पत्रकारिता फिर से शुरू नहीं कर पाए। प्रभात सिंह जो अभी दंतेवाड़ा में रहते हैं, वो कभी उनको भी जेल भेज दिया गया था, वो भी पत्रकारिता शुरू नहीं कर पाए। फिर संतोष एक हमारे साथी पत्रकार थे, वो भी कभी पत्रकारिता नहीं शुरू कर पाए। तो ये लगातार हो रहा है और कई लोग मारे गए। तो ये सिलसिला चल रहा है, इसको रुकना चाहिए। और मुझे लगता है एक और बात जो आशुतोष जी कह रहे थे कि हम जो कहते हैं कि वो उनके यहाँ क्यों गया, ठेकेदार के यहाँ क्यों गया, और ये मुझे लगता है सिर्फ बस्तर का इशू नहीं है। हम भी तो दिल्ली में भी तो हम अपने सोर्सेज के यहाँ जाते हैं, उनकी पार्टीज में जाते हैं, तो हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बस्तर से पत्रकारिता कर रहे हैं या दूर दराज के इलाकों से कश्मीर से या कहीं और से कर रहे हैं, तो उनके लिए दूसरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक दोहरापन है जो हम लोग दिल्ली से पत्रकारिता करते हैं या दिल्ली से जाकर के पत्रकारिता करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा उर्मिलेश जी से। उर्मिलेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और बहुत साल पहले उन्होंने बस्तर से एक सीरीज की थी। तो उर्मिलेश जी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे एक साथी हैं विजय पांडे जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो भी बात रखेंगे। कि मैं बस्तर गया हूं और मैंने देखा है कि कितना कठिन है वहां पर जीना, तो फिर पत्रकारिता करना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना तो आप सब पत्रकार कर सकते हैं। जहां जीना ही कठिन है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का, किसी भी आम आदमी का, वहां पर पत्रकारिता करना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये वाकई इसका एहसास किया जा सकता है अगर हम इसको सोचें। लेकिन कई बार देखते हैं कि हम जो दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं जर्नलिस्ट,
वो इस बात का एहसास नहीं करते कि जो ग्रासरूट माने जो जमीनी स्तर पर जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके सामने क्या मुसीबतें हैं, क्या कठिनाइयां हैं। हम उनको दोयम दर्जे या तीसरी श्रेणी या चौथी श्रेणी का पत्रकार समझते हैं। ये बहुत गलत फहमियाँ हमारे पास हैं, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने वाले टेलीविज़न के पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े प्रधानमंत्रियों और तमाम बड़े ओहदेदारों के साथ गलबहियाँ करते हुए मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, उनको हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। लेकिन असल कहानी तो वो पत्रकार लिखते हैं जो जीवन को जी रहे हैं, कठिनाइयों में जी रहे हैं और साथ में साथ समाज और जीवन के बारे में लिख भी रहे हैं। मुझे लगता है मुकेश चंद्राकार इसी तरह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार थे। और दूसरी बात दोस्तों, यह भी कई बार गलतफहमी होती है कि जो जमीनी स्तर पर लिख रहे हैं और जो राजधानी में काम कर रहे हैं, बड़े महानगरों में काम कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, महानगरों में भी जो पत्रकार बड़े ओहदेदारों से गलबहियां नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। उनकी वेबसाइटें बंद कर दी जा रही हैं, उनके यूट्यूब चैनल को कंट्रोल किया जा रहा है, शैडो बैन लग जा रहे हैं और कई बार बहुत साधारण सी सच्ची कहानियां लिखने पर उनको देशद्रोही तक साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो महानगरों की चुनौतियां पत्रकारिता की अलग हैं और जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी चुनौतियां अलग ढंग की हैं। बहुत कठिन वो चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो शहरों में, महानगरों में हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो बड़ा सहज जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ रही हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया जा रहा है। जर्नलिज्म के लिए वे लोग भी तरस रहे हैं जो मेन स्ट्रीम चैनलों में और मेन स्ट्रीम अखबारों में काम करते हैं। मैं कई ऐसे नौजवानों से मिलता हूं और जो आहिस्ते आकर बोलते हैं कि सर, आप लोगों का दौर तो अलग था, हम लोग तो चाहते भी हैं जर्नलिज्म करना, लेकिन हम जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी जिंदगी है, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, जीना है, वो करें तो करें क्या। तो जर्नलिज्म को मार डाला गया है। चाहे महानगरों में देखिए, चाहे नीचे की जो निचले स्तर की जमीन है वहां देखिए, हर जगह जर्नलिज्म को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है और पत्रकारिता को भी मारा जा रहा है। ये अजीब हमारे समय का एक ऐसा सच है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी एक चर्चा मुकेश जी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर मैं कहूंगा कि मुझे लगता है मेहताब ने कहा, मैं कई ऐसे पत्रकारों से मिला, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में और सुकमा से भी इंटीरियर इलाकों में, जो जर्नलिस्ट थे लेकिन जो खेती करा रहे थे, जो जानवर पाल करके और जीवन जी रहे थे, जो घास फूस की झोपड़ी बनाने की कला जिनके पास थी और उसी तरह का काम करने में वो लगे रहते थे। इस तरह के अनेक लोगों, आपने संतोष का नाम लिया, संतोष को हिरासत में लिए, गिरफ्तार किया गया था और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। कहा, हमारे पास कोई फोरम नहीं है, कोई। अब जब फोरम दिल्ली में नहीं है, जब यहां पर नहीं मंच मिल रहे हैं काम करने के अच्छे अच्छे पत्रकारों को, तो आप दंतेवाड़ा, जगदलपुर या बस्तर के तमाम इंटीरियर इलाकों में उन पत्रकारों को जिनके अंदर लिखने की जिज्ञासा है, जो लिखने का कौशल जानते हैं, जिनके पास समझ है, जिनके पास तरफदारी है, समझदारी है, दोनों तरह की चीजें हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सच यह है कि लोकतंत्र चूंकि हमारा मर रहा है तो मीडिया भी मर रहा है। जहां भी लोकतंत्र मरेगा मीडिया जिंदा नहीं रहेगा और ये हकीकत, ये असलियत भारत की है। अब इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या काट है, मुझे लगता है इसकी काट हमारे पत्रकारों के पास नहीं है, पत्रकारिता के पास नहीं है, इसकी काट समाज के पास है, जनता के पास है, आवाम के साथ है। इसलिए मुकेश चंद्राकर को मैं निजी तौर पे नहीं जानता था, लेकिन ऐसे हर पत्रकार को जानता हूं। अब जैसे आप देखिए, झारखंड में एक पत्रकार है, वो रुपेश कुमार को न जाने कितने महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। अब उसके ऊपर आरोप है कि वो उग्रवादियों से जुड़ा हुआ है। उसके पास कोई हरबा हथियार नहीं पाया गया, उसके पास डायरियां पाई गई हैं, अखबार पाया गया है, किताबें पाई गई हैं और भगत सिंह की किताब पाई गई है, वगैरह वगैरह इस तरह के। और उसको साबित कर दिया गया है कि वो देशद्रोही है और वो जेल में पड़ा हुआ है। कई महीने से मैं समझता हूँ साल बीत गए, साल 2 साल बीत गए होंगे। इसी तरह के और बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनका हम आप नाम नहीं जानते।
तो मुझे लगता है कि वो कहानियां पहले तो अखबारों में छपा भी करती थी, ये कहानियां आज नहीं छप रही हैं। कौन छापेगा ये कहानियां? जो ये कहानियां छापेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको 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 बंद कर दिया जाएगा, उसको उसका छापना। तो ये सारे संकट जो हैं, मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा से लेकर दिल्ली तक हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है या सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो 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 उनको मारने वाला हत्यारा गैंग है, उसी तरह के हत्यारे गैंग बहुत आलीशान ढंग से जी रहे हैं, बहुत आलीशान ढंग से वे बुलंद हैं। इसलिए उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वे हत्यारे हैं, लेकिन हत्यारे हर जगह हैं। हत्यारे बड़ी जगहों पर भी हैं, हत्यारे छोटी जगहों पर भी हैं, और वे पत्रकारिता के हत्यारे हैं, वे मनुष्यता के हत्यारे हैं, वे लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो आपको तय करना है, हमें तय करना है कि हम इन मुसीबतों से, इन चुनौतियों से, इन सवालों से कैसे जूझें, इनका समाधान क्या खोजें। ये कोई आसान समय नहीं है, ये सबसे, मैं समझता हूं कि आजाद भारत का सबसे कठिन समय है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल या किसी सत्ता या किसी एक खास की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, उन स्थितियों में आप कल्पना नहीं कर सकती। गांवों में, कस्बों में, शहरों में जब हम लोग जाते थे पहले, किस तरह की लोग चर्चा करते थे और आज किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का पूरा जो विमर्श है, जो पूरा का पूरा जो उनका उसका ढर्रा है, बदल गया है। तो ये मैं समझता हूं कि आज पत्रकारिता की और जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 2008 से और 2016 तक मैंने एक्टिवली बस्तर में स्टोरीज पे कई रिपोर्टर्स के साथ काम किया है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है बस्तर का, वो भारत में और हिस्सों में भी मैंने काम किया है। वहाँ पे काम करना और बस्तर में काम करना बिल्कुल डिफरेंट है। और जो 2008 का जो मेरा पहला असाइनमेंट था, वो उस समय अभी जो सुकमा जिला बन गया, उसमें वो दंतेवाड़ा का पार्ट था। और वहाँ पे एक गांव में एक सिंगाराम करके एक गांव था, जहाँ पे 19 लोगों को मार दिया था। और उस समय ये जो वायलेंस था वो बिल्कुल अपने पीक पे था 2009 में। उस समय उस घटना को कवर करने के लिए हमें 2 दिन तक उस गांव में पहुंचने के लिए 2 दिन तक चलना पड़ा था। 2 दिन चल के हम उस गांव में पहुंचे। और उस समय सलवा जुडूम अपने बिल्कुल जो एग्रेसिव उसमें वहाँ पे था। तो उनकी नज़रों से बचना और फिर वहाँ तक जाना, वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था। सिर्फ हमारे लिए मतलब खतरा सिर्फ नक्सली या नक्सलियों के लगाए हुए प्रेशर बम्स नहीं थे, या सिर्फ ये जो सुरक्षा बल के से भी हम के खतरे के साथ साथ जंगल को पार करना, मतलब आपको स्नेक बाइट भी हो सकती है, या भालू आके एक पंजे में आपकी खोपड़ी उड़ा सकता है, या वाइल्ड बोर आके आप पे झपट सकता है। ये सारे चैलेंजेस हैं। अगर आपको, तो अभी तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। बहुत कम लोग जाके अब स्टोरीज करते हैं वहाँ पे, जो यहाँ दिल्ली से, और जो लोग करते हैं वहाँ पे, तो वो अब उन तक उनको मतलब यहाँ पे कितनी स्टोरीज को जगह मिल पाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में। मैं 2015 में पहली बार, उस समय शायद ये पहली बार जर्नलिज्म में आया था मुकेश, और मुकेश को मैं मिला था। मैं एक स्टोरी के लिए गया था बस्तर में, और मैं उस दिन जगदलपुर में था। मुझे बीजापुर जाना था। बीजापुर में एक इंटीरियर में एक पेदागुलूर करके एक गांव है, वहाँ पे जाके वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी और एलिगेशन था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ 4-5 गांवों में कुछ महिलाओं, मतलब बहुत एक मास रेप की कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पे, तो वो कवर करना था। तो उस समय मैं पहली बार मुकेश चंद्राकर को मिला था। और उस समय छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट, ये बात है दिसंबर 2015 की, और उस समय छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे थे, और वो समय प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो उस दिन वे लोग जगदलपुर हेडक्वार्टर से डीएम ऑफिस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक पिक्चर भी है जो ये पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग, ये इस बैनर के, ये उसी दिन की पिक्चर है। और उस समय वो उस समय जर्नलिज्म शुरू ही कर रहा था।
तो एनर्जी देखिए मुकेश में कि कितने जोश के साथ वो अपनी अपनी जर्नलिज्म की लाइफ शुरू कर रहा था। मैं हमेशा बात होती थी, मेरे फ़ोन में अभी भी मैसेजेस हैं उसके इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में, जिसमें वो कहता रहता था कि दादा मेरा काम ठीक है ना। तो मैं उसके यूट्यूब के लिए भी और उसके जो 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 उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मैं बताता था कि हाँ मतलब काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मैं 2021 का एक वीडियो मैं देख रहा था उसका, अगर आप उसके फेसबुक अगर खुला होगा आप देखेंगे तो 2021 जब हम लोग यहाँ कोविड से जूझ रहे थे, तो उस समय एक अटैक हुआ था बस्तर में, और मेरे ख्याल से 20-22 जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के। और वो वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो अगर वो वही काम यहाँ का जर्नलिस्ट कर दे तो शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड लेके आ जाएगा। लाशें पड़ी हुई थी जंगल में, और ये लोग जिसमें मुकेश और उसके 2-3 साथी और थे, उस जंगल के बीच से जा रहे हैं और लाशें पड़ी हुई थी। ऊपर से 24 घंटे हो चुके थे, सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतर के आए, और ये लोग फील्ड में काम कर रहे थे। तो इस तरह से और अब जो नए खतरे ये साथ में आ रहे हैं, जो करप्शन को लेके, और फिर ये जो नेक्सस है, और वो भी एक पत्रकारों के लिए एक खतरा तो है ही, और वो दिख गया है। हम लोग अपने आप को कहते हैं पैराशूट जर्नलिस्ट। मैं भी बस्तर में गया, मैं रायपुर से सीधा बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर घूम के आया। और जैसे हमको बोलते सुरक्षित रहो, किन से मिलो, पहले एसपी साहब से एक बार मिल लो, उनका इंटरव्यू कर लो, डीएम साहब से मिल लो एक बार, पहले बार। और मैं भी वहां गए थे, और वहां का सांसद से भी मिल लो एक बार, मैं भी वहां पे मिला था, महेंद्र कर्मा जी से। मेरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वित्त चित्र है, वो ईसालबा जदम के ऊपर, उसी समय गई। और कौन सोचा था कुछ दिनों के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला और भी लोगों को किस तरह से हत्या किया गया। तो जो पत्रकार है वो एक क्रॉस फायर के बीच में आ जाता है। और जैसे अभी अभी रवीश कुमार और भी लोग कहा, इन लोग, मैं जब गया था उसमें सारे चैनल इस विषय के ऊपर कुछ ना कुछ लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्री किया, प्रोग्राम किया। आजकल ये भी बंद हो गया बिल्कुल। और वहां के जो लोग, अगर वहां का सांसद, वहां का बड़े बड़े राजनेता का ये हालत होता है, तो वहां के लोकल जर्नलिस्ट जो वहां पे जमीनी स्तर में काम करते हैं, उनका क्या हालत होगा आप समझ लीजिए। और इन लोग का वीडियो, ठीक है मैं मान लिया ज्यादा से ज्यादा जो हम कहेंगे मुख्य धारा में मीडिया, वो प्रकाश करने के लिए तैयार भी नहीं है, मगर जो प्रकाश करने के लिए भी तैयार है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और खर्चा होता है। आप दांतेवाड़ा से बीजापुर जाइए, अब घंटों लगेगा। और सड़क का क्या स्थिति है आप जानते हैं, आप जाइए आपको घंटे लगेगा। कौन ये आप यातायात का पैसा कौन देता आपको? फिर भी आप जा रहे हैं, स्पॉट में जा रहे हैं, कोई घटना हुई आप जा रहे हैं। मैंने जब वहां से गया, दांतेवाड़ा में एक जेल ब्रेक हुई थी। ठीक है, दांतेवाड़ा नजदीक है, दांतेवाड़ा में होटल है, खाने पीने का अच्छा, मगर वही होटल के अंदर भी वो लोग बोला कि हाँ भाई, पुलिस वालों पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, किस लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक तरह से निगरानी कहेंगे या स्पाइंग कहेंगे या सर्वेलेंस कहेंगे, आज ने बहुत साल से चल रहे। और ये जो सरकार, सिर्फ ये सरकार नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस का सरकार थे, केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है, इससे पहले मनमोहन सिंह का सरकार है। मनमोहन सिंह ने कहा था इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, माने भारतवर्ष के सबसे बड़ा अंदरूनी जो सुरक्षा, जो अंदरूनी सुरक्षा का सबसे बड़ा थ्रेट है इस इलाका में। रेड कॉरिडोर एक समय कहते थे, पशुपति से तिरुपति 6 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसमें
क्या है। आप मानचित्र देखिए, नक्शा देखिए, भारतवर्ष का नक्शा, भारतवर्ष का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नक्शा देखिए, सबसे घना जंगल है यहाँ पे, और जमीन के नीचे जो खनन होता है, कोयला बोलिए, आयरन ओर बोलिए, बॉक्साइट बोलिए, सब इसी जगह में है। और कभी आप हमारे गृह मंत्रालय के जो एक मैप है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, चरम वामपंथी के साथ जो घटना हुई, उसी का मैप आप लगा दीजिए, आप देख लीजिए 3 मैप एक साथ है, ये 3 रेड कॉरिडोर, लाल कॉरिडोर का मैप। तो आज वी हैव टू सपोर्ट हमारे जो जमीनी स्तर में, इसी इलाके में जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग दिल्ली बैठ के, हम लोग एकदम सुरक्षित है, वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। If we cannot express our support and our solidarity for him, then we cannot call ourselves true journalists. Thank you. थैंक यू पुरंजय। हमारे एक और साथी हैं संतोष कुमार। संतोष ईटीवी में काम कर चुके हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कवर करते थे, और वो मुकेश के साथ भी काम कर चुके हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।